तो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम RBI ग्रेड बी के PYQs कर रहे थे और कल से हमने रीजनिंग का पेपर चालू कर दिया है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अगर किसी का कोई वेटेज है GS के बाद, वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेनी है और यही रीजनिंग आपकी SBI PO, IBPS PO, RRB सब में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये RBI के 2022 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। इससे ऊपर कोई और बैंक पेपर अपना उठा नहीं सकता। तो ये जो है, ये है एक्सट्रीम लेवल। यही आप इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है अपने RBI और बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीक़ों से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप मेरी पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे, कॉन्स के सीरीज़ में आपने देखी होगी बहुत सारी। तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स से उसको कराया है। तो मैं रीजनिंग भी अपने ऊपर ज़िम्मा लेके आप लोग के लिए ले आया हूँ। दोस्तों, आई नो आप सभी को ये सब वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर नहीं लग रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस भी आप दे सकते हैं मुझे। मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करके आपको वापस रिवर्ट करूँगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में या मेरे से कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। मैंने अपना लिंक्डइन अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। दोस्तों, बस एक ही गुजारिश है मेरी आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देयर आर 7 मेंबर्स एंड 3 मैरिड कपल्स। 7 मेंबर्स है और उसमें 3 मैरिड कपल्स हैं, मतलब 6, और एक है वो अनमैरिड है। ठीक है, 6 मैरिड है और एक अनमैरिड। ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड, सही है। द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्लू इज 20 ईयर्स ओल्ड। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे कोई डब्लू है, उसकी, ये डब्लू हमें नहीं पता ये हस्बैंड है कि वाइफ है कि क्या है। उसकी जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसकी एक बहन है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो 20 ईयर्स की है। ये हमें पता चला, सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्लू। ठीक है, इन दोनों कपल्स हैं। के इज द अंकल ऑफ पी। के जो है वो पी के अंकल है, हु इज 3 ईयर्स यंगर देन एस। के जो है वो पी के अंकल है और वो एस से 3 साल छोटे हैं। पी, ठीक है, लिख दो इसको। ये पहला था और दूसरा, दूसरा ये था। ठीक है, ये इतना हो गया। दूसरा ये था कि के इज़ द अंकल ऑफ पी एंड 3 ईयर्स यंगर देन एस। ठीक है, अभी इसको होल्ड करते हैं। डब्ल्यू के बारे में एक इंफॉर्मेशन और आ रही है दोस्तों। डब्ल्यू इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम, मतलब डब्ल्यू हस्बैंड है, डब्ल्यू हस्बैंड है, ये वाइफ है, कोई उसकी वाइफ है। और जो डब्ल्यू है वो सन इन लॉ है एम का, मतलब एम कोई है, एम कोई है, उसका सन इन लॉ हो गया। ठीक है, एम इसके पापा या मम्मी कोई भी है। टी इज दी टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, हु इज 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और के इज अनमैरिड। टी जो है वो सिस्टर इन लॉ है के का और के अनमैरिड है, एंड सिबलिंग ऑफ एम, तो बात हो गया। के जो है वो अनमैरिड है और सिबलिंग ऑफ एम भी है। क्या क्या हो गया वो लिख दो आप। डब्लू वाला हो गया, डब्लू इज़ द ओनली सन इन लॉ एंड हैज़ नो सिबलिंग्स, ये भी हो गया। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, टी जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ के है। टी सिस्टर इन लॉ, मतलब आप इससे क्या समझे, मेरे भाई मेरे भाई
की वाइफ, मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, मेरे भाई की वाइफ। ठीक है, तो टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो एम की जो वाइफ है वो टी है। ये जो है ये मेल है, मतलब डब्ल्यू की जो वाइफ है उसके पापा, टी उसकी मम्मी, और के उसके अंकल जिनकी एज दे दी हुई है, एज दे दी हुई है, हु इज 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए। एक्स इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, मतलब डब्लू और वाइफ, इसकी जो वाइफ है उसका उसका जो भी बेटा या बेटी है वो एक्स है, वो एक्स है। ठीक है, और एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम एंड 15 ईयर्स यंगर देन हर आंट। अब एक्स की जो आंट है वो सिस्टर इन लॉ, ये जो है वो हो गई। ठीक है, ये एक्स की आंट हो गई, तो इसकी एज है 15 साल छोटी अपनी आंट से। 20 - 15 5 साल, इसकी एज होगी 5 साल। जो हो गया है उसको काट दो। के इज अनमेरिड एंड सिबलिंग ऑफ हो गया, एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड 15। एज ऑफ एस इज नॉट एन इवन नंबर, एज ऑफ एस है वो इवन नंबर नहीं है। तो देखो भाई एक और चीज़ क्लियर हो गया, के इज अंकल ऑफ पी, मतलब इन दोनों के अंकल के है, और जो पी है जो एस है उसकी एज इवन नंबर नहीं है, तो ये तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये एस नहीं हो सकता, तो ये पी हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। और के इज द अंकल ऑफ पी हु इज 3 ईयर्स यंगर देन एस, के अंकल ऑफ पी है, एस के भी अंकल हो गए, और 3 ईयर्स यंगर देन एस हो गए। 3 ईयर्स छोटे हैं किससे, एस से। ठीक है, तो ये भी आ गया अपना 3 ईयर्स छोटे, मतलब इसकी एज 33 हो गई, इसकी एज हो गई अपनी, एक मिनट, इसकी एज हो गई अपनी, सॉरी 23 हो गई। 20 + 3 क्या बोल रहा है, के इज अंकल ऑफ पी, जो पी है हु इज 3 ईयर्स यंगर देन एस, जो पी है वो है एस -3, 3 ईयर्स यंगर देन, तो पी की एज 23, एस -3, 23 इक्वल्स टू एस आ गया। ठीक है, तो एस की एज 23 आ गया, समझ गए। तो पूरा अपन ने इस पहेली को सुलझा लिया दोस्तों, सुलझा लिया इस पहेली को। अब आते हैं हाउ एक्स इज रिलेटेड टू डब्लू। ठीक है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू डब्लू। तो भाई सबसे पहली बात तो 15 ईयर्स यंगर देन हर आंट। ठीक है, हर आंट, हर पकड़ लो, लड़की है मतलब फीमेल है, फीमेल है। एक्स इज रिलेटेड टू डब्लू, भाई बेटी इनकी, डॉटर हो जाएगी, बी ऑप्शन। व्हाट इज सम ऑफ द एजेस ऑफ एक्स मदर, एक्स की मदर और के की सम क्या होगी, 23 + 30, 23 + 30 53 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चाइल्ड ऑफ टी, भाई एस और पी दोनों चाइल्ड है, बोथ पी एंड एस, बोथ पी एंड एस, ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी अंकल, पी के अंकल के 30 साल, एंड एस डॉटर, एस की डॉटर 5 साल, 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपके यहाँ पे सारे सेट लग गए, देख रहे हैं दोस्तों, एक सेट हमने लगा लिया। और अब हम चलते हैं कुछ कंक्लूजन्स की तरफ। देखो 7% 52, PQRSTUV attend the business meeting on different consecutive days starting from Tuesday but not necessary in the same order. How many % attend the meeting between U and T? ये निकालना है आपको। ठीक है, 7% है,
और कितने लोग अटेंड करते हैं, और ये बताना है कि कितना स्टेटमेंट्स लगेगा ये निकालने के लिए, यू और टी के बीच में, यू टी के बीच में निकालने में कितना टाइम, कितने लोग होंगे और इसमें कितने स्टेटमेंट लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। 3 persons अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड टी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, पी या टी के बीच में 3 पर्सन लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। यू अटेंड्स द मीटिंग वन ऑफ द डेज बिफोर टी बट नॉट फर्स्ट वन टू अटेंड द मीटिंग। जो यू है वो टी के पहले मीटिंग अटेंड करता है, बट वो पहला इंसान नहीं है। ये स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 से समझ में आ रहा है यू और टू के बीच में कितने लोग होंगे। तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो आंसर नहीं दे सकता, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं, टी और एस के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर टी। आफ्टर टी के बाद जो अटेंड करते हैं वो 2 कम है, नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द मीटिंग बिफोर पी। टी के बाद जितने लोग अटेंड करते हैं वो 2 कम है जो पी से पहले अटेंड करते हैं। समझ गए? इसका मतलब भाई ये इक्वेशन ऐसे ही कुछ होगी, 1 2 3 टी, और यू टी से पहले करेगा, और टी और एस के बीच में 2 लोग रहेंगे, 1 2, तो यहाँ पे कुछ एस रहेगा, यहाँ पे कुछ एस रहेगा। टोटल लोग कितने थे? 7 लोग थे, 7 लोग थे। 1 2 3, टी के बाद उतने होंगे 2 से कम, टोटल 7 लोग हो गए। इसमें कितने लोग हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 7 लोग हैं। 1 2, यहाँ पे 2 होंगे, तो टी के बाद कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए, क्योंकि 2 - 2 = 0। इसमें बोल रहा है कि टी के जो बाद है वो 2 कम होते हैं बिफोर पी। अब देखो, अभी भी यू की पोजीशन आप बोल सकते हो टी से पहले आएगा और यू फर्स्ट नहीं होगा, मतलब यू यहाँ पे तो यू आएगा नहीं, यहाँ पे तो यू नहीं आएगा, बट यू अभी भी कहीं भी आ सकता है। तो हमें 1 और 2 दोनों को मिला के अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया और सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट में। मोर देन 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में मोर देन 2 पर्सन लोग अटेंड करते हैं, और वी अटेंड द मीटिंग आफ्टर एस। आफ्टर एस अटेंड करता है। मई मतलब एक चीज़ समझ में आ गया, वी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, और यू हमेशा यहीं पे आएगा, क्योंकि यू फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, तो यू यहाँ पे आएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन का मेन मोटो क्या था? यू और टी के बीच में कितने लोग बैठते हैं। वी कहीं भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3 4 लोग यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं आंसर, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे तीनों एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों ये आंसर लाने में, तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाऊँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 53। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 8 persons ABCDEFGH सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सच दैट 4 of them sit at the corner and remaining 4 at the middle। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फाइंड अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। निकालना है एच के 1 2 3 राइट में कौन बैठ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। स्टेटमेंट 1,
ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ई एक इमीडिएट नेबर है जी का, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, ई जो है, मान लो एच यहाँ पे, ई जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ जी है, इमीडिएट नेबर ऑफ जी है। जी बैठता है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच के, मतलब फर्स्ट सेकेंड, जी यहाँ पे बैठता है। ई इमीडिएट नेबर है, तो ई यहाँ पे भी आ सकता है या तो यहाँ पे भी आ सकता है। फिर बोल रहा है ए सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अगर ई यहाँ पे आएगा तो उसके लेफ्ट में ए बैठना चाहिए, पर यहाँ पे जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ई यहाँ तो नहीं आएगा, ई यहीं पे आएगा, ई यहीं पे आएगा, और ए यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ए यहाँ पे बैठ गया। स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 1 से इतना बना लिए। हमें निकालना है एच के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब ये पोजीशन निकालनी है अभी हमें, ये निकालनी है। अभी निकली क्या स्टेटमेंट 1 से? नहीं निकली। तो इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ये नहीं है, पहला तो आंसर नहीं है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, मतलब एच से अगर हम लेफ्ट काउंट करेंगे सी तक के, तो उतने पर्सन सेम होंगे जब हम एफ से राइट काउंट करेंगे बी तक का, बी तक का। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, यहाँ पे भी सी हो सकता है, एफ भी ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक पहला केस हो गया, एफ और बी ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर सी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी बी हो सकता है। एच के सी में 1 2 3 4 5, फिर सी आ गया, 5 लोग हैं लेफ्ट साइड में, एफ के राइट साइड में 1 2 3 4 5, यहाँ पे बी आ गया, हो गया 5, यहाँ भी आ गया। तो यहाँ से भी हम कुछ कंफर्मेशन सीट्स का बता नहीं सकते। तो क्वेश्चन जो सेकेंड स्टेटमेंट है उससे भी फर्स्ट सेकंड का मिला के भी नहीं हो सकता, सेकंड अलोन से भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हमारे व्यर्थ हो गए। ये 1 और 2 होगा, 1 और 2 से भी आंसर नहीं निकल रहा। 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने अभी सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट का ही डायग्राम बनाया हुआ है, सेकंड का डायग्राम हटा दिया, क्योंकि दोनों से मुझे वैल्यूज़ पता नहीं चल रही है, दोनों से मुझे कोई भी वैल्यूज़ पता नहीं चल रही है। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये पोजीशन की वैल्यू निकालनी है हमें। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। एफ एंड डी बोथ डिडंट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड्स, मतलब यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा, ना ही यहाँ पे डी बैठेगा, तो एफ और डी यहीं पे बैठेंगे, इन कॉर्नर्स में एफ और डी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ई बैठा हुआ है, कॉर्नर्स में एफ और डी आएंगे। इतना समझ में आ गया मुझे इस स्टेटमेंट से। फिर एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ अगर यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकेंड, डी यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट एफ डजंट सिट एडजेसेंट टू जी, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, सॉरी ये यहाँ पे डी आएगा, 1 2 एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे आएगा, समझ गए, सेकेंड टू द लेफ्ट। एफ डजंट सिट एडजेसेंट टू जी, तो जी के बाजू में एफ नहीं बैठ सकता, तो ये वाला केस एलिमिनेट हो गया, ये केस एलिमिनेट हो गया। ऐसा भी केस बन सकता है, डी यहाँ बैठा है 1 2, डी के सेकंड लेफ्ट एफ आ गया, और कोई केस बनेगा क्या? और कोई केस तो बन नहीं सकता, तो यही वाला एक केस बनेगा। 2 केस थे, इनमें से ये वाला केस एलिमेंट हो गया, क्योंकि जी के बाजू में एफ नहीं बैठ सकता, तो डी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। हमें निकालना क्या था, एच के सेकेंड राइट में, थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, वो डी आ रहा है, वो डी आ रहा है, तो 1+3 से मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ। तो बोथ इक्वेशन 1 और 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों 54th में।
54. 7 persons, that is P, Q, R, S, T, U, V, have different weight but not necessarily in the same order. Find the third heaviest. क्या निकालना है? थर्ड हेवीएस्ट निकालना है. स्टेटमेंट 1 से R इज हैवियर देन एटलीस्ट 2%. R है 1 2, एटलीस्ट ये तो है, एटलीस्ट ये है, ठीक है, एटलीस्ट ऐसा कुछ तो है. S इज हैवियर देन R बट लाइटर देन U. S U 1 2 3 4 5, 5 लोग का ऐसा कुछ मैं बता दिया, और 2 लोग कहीं ना कहीं फिट होते जाएंगे. तो स्टेटमेंट और एक और है, इतना ही है ना. हाँ, तो स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. इतना ही निकल रहा है. थर्ड हेवीएस्ट निकालना है. मैं अभी कह नहीं सकता आर के बारे में कि ये थर्ड हेवीएस्ट होगा, क्योंकि अभी 7 लोग हैं टोटल और हम लोग को सिर्फ 5 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाया है, तो अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता. ठीक है. अब सेकंड जो है अपना, 3 persons हैव वेट बिटवीन पी एंड यू. पी और यू के बीच में 3 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 6 7. तो P आई गेस P यहाँ कहीं होना चाहिए. P यहाँ पे कहीं होना चाहिए, क्योंकि U बड़ा है S से, S बड़ा है R से, और R एटलीस्ट 2 लोग से बड़ा है, और R एटलीस्ट 2 लोग से बड़ा है. अगर U से 2 लोग बड़े होते हैं और P यहाँ पे आता है, और P और U के बीच में कितने परसेंट होने चाहिए स्टेटमेंट 2 के हिसाब से? 3%. P और U के बीच में 3% आएंगे क्या यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पाएंगे. तो P यहाँ तो होगा नहीं, तो P यहाँ पे हो सकता है. यहाँ पे P हो सकता है अगर केस ऐसा बन रहा है तो. ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया. अब और देखते हैं और क्या सीन है आगे. Q इज लाइटर देन U, और जो Q है वो U से छोटा है. मतलब भाई Q का भी कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे. Q का भी कॉन्सेप्ट आ गया. Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं ना कहीं आ जाएगा. तो इससे तुम बता सकते हो कि थर्ड हेवीएस्ट कौन होगा? अभी अभी इससे बता सकते हो? अभी भी नहीं बता सकता मैं इसमें थर्ड हेवीएस्ट कौन होगा, बिल्कुल नहीं. तो 2 भी हट गया, 1 एंड 2 टुगेदर भी हट गए. अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. नीदर T नॉर V इज द हेवीएस्ट. R इज नॉट हैवियर देन U. ठीक है. तो भाई यहाँ पे हम लोग ने 1 2 3 4 5 के बारे में पता चल गया. बचे थे अपने पास T और U, T और V. वो U से शायद हैवियर हो सकते थे, बट ये दोनों हैवियर नहीं है. तो सबसे ज़्यादा हैवियर तो हमें पता चल गया, वो है U. U S R S A P. इतना अभी हमें पता चल गया. अब बाकी लोग को हमें फिट करना होगा. ठीक है. नीदर T नॉर V इज द हैवीएस्ट पर्सन. R इज नॉट हैवियर देन ये, और Q इज लाइटर देन U. ठीक है, ये भी आ गया. तो अब हमें निकालना है कि थर्ड हेवीएस्ट पर्सन कौन होगा. ठीक है दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. कैसे? Q इज जस्ट लाइटर देन U, मतलब Q यहाँ पे आ चुका है. स्टेटमेंट 2 से यहाँ पे Q आ चुका है, यहाँ पे Q आ चुका है. और 3% है वेट बिटवीन P एंड U. P एंड U के बीच में 3% है वेट बिटवीन P एंड U. 1 2 3, तो P यहाँ पे आया है, P यहाँ पे आ गया. अब P यहाँ पे आ गया. और सबसे पहली बात, R जो है वो एटलीस्ट 2 लोग से तो हैवियर है, और U हैवीएस्ट हो चुका है. ठीक है. और यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे 3% नहीं, ये जगह जो है ये फिक्स हो चुकी है. ये जगह फिक्स हो चुकी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ P और U के बीच में सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं, और P 2 लोग से एटलीस्ट बड़ा है. टोटल है 7 लोग. 1 2 3 4 5 6 7, 6 7. ठीक है. यहाँ पे V और जो भी है T, V और T यहाँ पे आ जाएंगे. थर्ड हेवीएस्ट हमें निकालना है. थर्ड हेवीएस्ट कैसे निकालोगे आप? 1 2 3, थर्ड हेवीएस्ट आपने निकाल दिया. एस सबका थर्ड हेवीएस्ट है. तो तीनों स्टेटमेंट को अगर आप मिला दोगे तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. अब हम 50-50 करते हैं. हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन
are three key points to maintain your immunity level statement given by health minister after cases of corona has been increased rapidly. Uses of mask, sanitizer has been encouraged. Washing hands with soaps and social distancing has been advised. Which of the following diminish the advisory by health minister? Diminish मतलब कम करना या होना. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकी जो एडवाइजरी है उसको उसके अपोजिट होगी? डायरेक्ट आपको सीधा सा मतलब वही होगा. ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, ईट जंक एंड स्ट्रीट फूड्स हैज़ बीन इंक्रीज मेनली इन केस ऑफ यंगर जनरेशन. अब भाई ये तो हमारे पूरा अगेंस्ट हो गया. जंक फूड ये सब तो खाना ही नहीं है हमें, है ना, क्योंकि भाई ये इनक्रेज कर रहा है ऐसे चीज़ खाओ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, मेंटेन करें, इम्यूनिटी को मेंटेन करें. हेल्दी डाइट की बात हो गई है, रेगुलर एक्सरसाइज की बात हो रही है. ये तो मतलब भाई मुझे अपोजिट लग रहा है, बट अभी होल्ड करके रखते हैं, बाकी को देखते हैं. ऑल द गेस्ट आर वियरिंग मास्क एंड फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स इन रॉयल वेडिंग ऑफ मिनिस्टर सन्स. इसमें तो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, तो इन लोग बात मान रहे हैं. हाँ, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, बी तो नहीं करेगा, तो ये तो मतलब डिमिनिश नहीं करेगा, ये तो उनको सपोर्ट कर रहा है. ट्रेड यूनियन हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन द मार्केट विद सम गाइडलाइंस. हाँ, इन लोग भी कुछ गाइडलाइंस यूज़ करेंगे, तो नहीं, ये भी नहीं होगा. योगा क्लासेस ऑनलाइन फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये भी डिमिनिश नहीं करेगा, ये सपोर्ट कर रहा है. ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मास्क हैज़ बीन इंक्रीज ऑल ओवर द कंट्री. इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये डेविएशन है, just to deceive you people. So option A is the correct answer. We will go with option number A. ठीक है, 50 हो गया. 56 देखते हैं अब. 56 इसमें भी वही है. The Supreme Court said the government's new rules to regulate OTT platforms lacked teeth to punish violators or to screen offensive content. There is no provision for punishment or fine. What is the mechanism to control and regulate these platforms? Justice Ashok Bhushan, heading a bench, asked Solicitor General Tushar Mehta. Mr. Mehta agreed and said, "You can come out with a draft and place it before the court." He stated, which of the following कैन बी एज्यूम्ड. इस वर्ड को बहुत ध्यान दे देना दोस्तों, इस वर्ड में आपका आंसर छुपा है, इस वर्ड से आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है. ठीक है, इसका मतलब आप समझे. जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला गवर्नमेंट न्यू रूल्स है, रेगुलेट जो OTT करने के जो न्यू रूल्स है वो वायलेटर्स को पनिश ढंग से नहीं कर पा रही है. जो भी स्क्रीन के ऑफेंसिव कंटेंट्स है वो पब्लिश हो जाते हैं, उसको पनिश नहीं कर पा रही गवर्नमेंट. उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है और ना ही कोई प्रोविज़न है उनके पनिशमेंट और फाइन का. तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दिस प्लेटफॉर्म्स. कोई मैकेनिज्म क्या है इसका? तो जस्टिस अशोक भूषण जो है, उन्होंने एक बेंच बैठाई. उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा, तुषार मेहता को कहा, कुछ ऐसा करते हैं और कोर्ट के सामने कुछ लाते हैं ताकि कुछ हो पाए इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का. इसका मतलब बस इतना सा है, ये निकल गया, समझ गए होंगे आप. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज्यूम्ड, इस पर एकदम ध्यान देना. तो अब हम देखते हैं. यूथ जनरेशंस आर डाइवर्टिंग टू रॉन्ग डायरेक्शन आफ्टर वॉचिंग वेब सीरीज रिलीज्ड ऑन OTT कंटेनिंग एब्यूजिव कंटेंट. एक ये है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं. प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ अ रिसेंटली लॉन्च्ड वेब सीरीज आर सिटिंग ऑन अ स्ट्राइक. क्या ये हो सकता है? ऐसा कुछ हुआ है, कुछ बोला है ऐसा? रिडंडेंट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ. रिसेंटली लॉन्च्ड वेब सीरीज आर सिटिंग ऑन अ स्ट्राइक आफ्टर गवर्नमेंट पुट्स, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है भाई. स्ट्राइक पे बैठ गए. तो क्वेश्चन ये जो सेकंड वाला है, जो भी ऑप्शन सेकंड कंटेन कर रहा है उसको तो हटा ही दो, उसको हटा दो. ठीक है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द OTT
एंड इट मस्ट बी स्क्रीन बाय अ पैनल मेंबर बिफोर रिलीज। ठीक है, अब आपको देख के मैं चाहता हूँ आप अपने थॉट्स को समझो उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ना। आई होप आपको भी बहुत सारे लोगों में लग रहा होगा। पर एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। व्हाट कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। इसने यहाँ पे ये बोला कि अभी तक लैग कर रहे हैं, चीज़ें लैग कर रही है, वायोलेटर्स को पनिश नहीं कर रहा है कुछ भी। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट दी OTT प्लेटफॉर्म एंड इट मस्ट बी स्क्रीन बाय पैनल मेंबर बिफोर रिलीज। ये तो एक सजेशन है, दिस इज अ सजेशन। ठीक है, ये सजेशन हो गया, ये एजम्पशन नहीं है दोस्तों, ये एक सजेशन है। मैं एक कोर्स ऑफ एक्शन को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई एजम्पशन थोड़ी ना है। एजम्पशन तो ये है कि यूथ जनरेशन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है आफ्टर वॉचिंग दिस वेब सीरीज़। ये हमने एज्यूम किया कि गलत गलत जो सीरीज़ थी उससे यूथ जनरेशन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि बैठाओ बैठाओ, क्यों बैठाओ, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने एज्यूम किया होगा, इसके कारण ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा रहा है, इसके कारण ये न्यू रूल्स बनाने की बातें चल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एजम्पशन चल रहा है। एजम्पशन क्या है भाई, लोग डेविएट हो रहे हैं, लोग भ्रमित हो रहे हैं, ये एजम्पशन इन्होंने लिया है तभी होगा। रेगुलेट करना है ये तो एक इसका एक्शन हो गया, दिस इज एन एक्शन विच कम्स आफ्टर गिविंग सर्टेन सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये एक्शन लेना होगा, करेक्ट थर्ड वाला एक्शन है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन एजम्पशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें डिसीव हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई में चले गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं। ये तो वेन डायग्राम में क्वेश्चन है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है इसमें। चलो 57th, ये आप शायद इजली बना लेंगे। ऑल डंजो आर जेप्टो, एक बना लो डंजो, और डंजो आर जेप्टो, ऑल जेप्टो और जोमेटो, ऑल जेप्टो और जोमेटो, सम जोमेटो इज नॉट OTP। ये जोमेटो है, ठीक है, कुछ लोग OTP नहीं है। नो नो OTP इज अ ड्रिंक, ये तो पूरा फ्रॉस है, पूरा फ्रॉस है, ये समझ गए इतना। इज अ ड्रिंक प्राइम जो भी है, सम ड्रिंक प्राइम, सम ड्रिंक, इसका देखो इसमें एक चीज़ और, read all the conclusions and then decide which of the given conclusions definitely not logically does not follow the given from the given step। इसमें आंसर ये नहीं निकालना जो फॉलो कर रहा है, ऐसे कंक्लूजन जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो आपको आंसर में देना है। ठीक है, सम ड्रिंक प्राइम, सम ड्रिंक प्राइम आर नॉट OTP। सही है, कोई भी ड्रिंक प्राइम जो है वो OTP नहीं है, तो ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑल जोमेटो बीइंग जेप्टो, ऑल जोमेटो बीइंग जेप्टो इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, तो ये भी
कंक्लूजन, ये भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें ऐसा स्टेटमेंट निकालना है जो फॉलो नहीं कर रहा है। सम जोमेटो सम जेप्टो और डंजो, ये भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये भी आंसर नहीं है। सम जोमेटो इस डंजो, बिल्कुल है, ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। नो डंजो इस जोमेटो, ये गलत हो गया क्योंकि डंजो जो है वो सारे जोमेटो है, तो ये आंसर आपका सही हो गया क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आ गया? इजी। 58, सम लैपटॉप आर ग्रे, नहीं, सम लैपटॉप बोला है, एक मिनट लैपटॉप आ गया, यहाँ पे आ गया ग्रे। सम लैपटॉप, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, सम लैपटॉप आर ग्रे, ऑल ग्रे आर यूजर, ऑल ग्रे आर यूजर। सम यूजर आर वाईफाई, सम यूजर जो है वो वाईफाई है। ठीक है। ऑल यूजर आर इंटरनेट, सारे यूजर इंटरनेट है। ठीक है, ये हो गया सब। अब देखो कौन सा फॉलो नहीं करता। सम यूजर और इंटरनेट, ये तो चलो कर रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। कौन सा फॉलो नहीं करना है वो बताना है। सम यूजर और लैपटॉप, बिल्कुल, ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। सम वाईफाई और इंटरनेट, बिल्कुल। सम ग्रे आर नॉट इंटरनेट, not at all because all gray are user and all user are internet, so all, ऐसे कोई भी ग्रे नहीं होंगे जो इंटरनेट नहीं होंगे, मतलब ये गलत है। इस मतलब यही करेक्ट आंसर है क्योंकि कंक्लूजन ऐसा हमें देखना है जो फॉलो नहीं करता है, और यही नहीं करता है, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अब 59th, ओनली पेटीएम इज जीपे, चलो ओनली पेटीएम, ठीक है, एक मिनट रुको। ओनली पेटीएम इज जीपे, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू पेटीएम, ओनली अ फ्यू मतलब एकदम ना के बराबर, मतलब ना के बराबर इस यूपीआई। ओनली अ फ्यू फोन पे, ओनली अ फ्यू फोन पे आर यूपीआई। ठीक है, ऑल फोन पे आर भारत पे, भारत पे, ये समझ में आ गया। तो ओनली पेटीएम इज जी पे, इसका ये मतलब होता है जो भी जितने भी जीपे है वो पेटीएम है। ओनली अ फ्यू पेटीएम इज यूपीआई, ओनली अ फ्यू फोन पे आर यूपीआई, चलो कर दी। नो जीपे, नो जीपे इज यूपीआई, नहीं ऐसा हम कह नहीं सकते, ऐसा हम अभी कुछ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ओनली अ फ्यू पेटीएम इज यूपीआई है, क्या पता ये जीपे यहाँ हो, तो अभी हम इसके बारे में वी कांट से एनीथिंग, इट कैन फॉलो, ये आंसर नहीं है। ऑल भारत पे बीइंग यूपीआई, ऑल
भारत पे बीइंग यूपीआई इज द पॉसिबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा ओनली अ फ्यू पेटीएम इज यूपीआई। ठीक है, ओनली अ फ्यू सॉरी ओनली अ फ्यू फोन पे आर यूपीआई, ओनली अ फ्यू फोन पे आर यूपीआई, ये स्टेटमेंट जो था वो हमने देखा। और भारत, और जो सारे फ़ोन पे है वो भारत पे है, सारे फ़ोन पे है वो भारत पे है। तो ये जो फ़ोन पे जो यूपीआई नहीं है वो भी भारत पे है। तो और भारत पे बीइंग यूपीआई इस पॉसिबिलिटी, ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता ना। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, 60th 60th देखते हैं। ओनली अ फ्यू विकेट, ओनली अ फ्यू विकेट इज बॉल। विकेट और बॉल का बना दो, विकेट बॉल। ओनली अ फ्यू ग्राउंड इज बॉल, फ्यू ग्राउंड इज बॉल, ग्राउंड बॉल। ऑल ग्राउंड और बॉलर, ऑल ग्राउंड आर बॉलर। नो विकेट इज बॉलर, नो विकेट इज बॉलर। अब इसमें कंक्लूजन करते हैं। सम विकेट इज नॉट बॉल, सही है। ओनली अ फ्यू विकेट इज बॉल, तो सम विकेट इज नॉट बॉल करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है। सम बॉल इज बॉलर, सम बॉल बॉलर है, सही है। सम ग्राउंड इज नॉट बॉल, सम ग्राउंड इज नॉट बॉल, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल बॉल, ऑल बॉल बीइंग बॉलर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो भाई, कुछ जो बॉल है वो विकेट्स भी है, कुछ बॉल्स है वो विकेट्स भी है, और विकेट का कुछ भी हिस्सा बॉलर में नहीं आता। तो सारी जो बॉल है, क्या वो बॉलर हो पाएगी? ये वाली बॉल तो बॉलर नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन आप में गलत हो गया। तो आंसर आपको यही हो गया, यही फॉलो नहीं करता है कंक्लूजन को। तो आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? इजी, इजी। अब एक 5 क्वेश्चंस का पजल आ गया दोस्तों, तो अब हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8%, भाई 8% दे दिया है, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में ये बॉर्न हुए हैं। कुछ मत करो, सबसे पहले इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो भाई, वो इम्पोर्टेंट है। 85, 1991, 1995, 1998, 2002, 2010, 2015, 2018। इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया भाई। सबसे पहला चीज़ तो यही होता है, डेटा को आराम से लिख दो। ठीक है, 20 एज इज अ प्राइम। अब इनकी एज भी लिखी दो भाई, एज लिख दो यार, एज लिख दो, ताकि दिक्कत ना हो। एज पर्सन, ठीक है, समझे। 1985 बेस ईयर बोल रहा है, बेस ईयर 2021 है। तो 1985 से 2021, जहाँ तक मुझे 36 साल, 36, 91, 30, 1995 ये अपना हो गया 26 साल, 26 साल, 3 कम 23 साल, 4 कम 19 साल, 8 कम 11 साल, 5 कम 6 साल, 3 कम 3 साल। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है। अब बोलता है, अब चालू करते हैं यहाँ से।
बी's एज इज अ प्राइम नंबर और देयर इज अ 4 ईयर गैप बिटवीन बी और एच। भाई बी की जो उम्र है वो वो है प्राइम नंबर। बी एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब बी जो हो सकता है वो ले सकता है तुम्हारा 3, 11, 19 और 23, ये साल ले सकता है। देयर इज अ 4 ईयर गैप बिटवीन बी और एच। बी और एच के बीच में 4 साल का गैप है। 3 के बाद बी और एच का 7 साल होना चाहिए। ये 11 है मतलब 7 या फिर 15 साल। ये 9 है मतलब एच का, मतलब अपना 15 या 23 साल। ये हो गया 19 या 27 साल। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, 7 साल का कोई एज वाला है ही नहीं, तो बी की भी उम्र 3 नहीं हो सकती और एच की उम्र 7 नहीं हो सकती, तो बी 3 तो नहीं होगा। 11 में 7 साल का कोई नहीं है, ना ही 15 साल का कोई है, तो 11 भी बी की उम्र नहीं हो सकती और 15 भी ये एच की उम्र ये नहीं हो सकती। अब बचा 19 और 23। हाँ, 15 तो नहीं है, 19 से कम 15 तो नहीं है, पर 19 से ज़्यादा 23 साल ज़रूर है। एच की उम्र 23 हो सकती है और बी की उम्र 19 हो गई, या बी की उम्र 19 हो जाए, बी की उम्र 23 हो जाए और एच की उम्र 19 होता है, तो ये सही है। तो दो पॉसिबिलिटी मिल गई, बी की जो एज है और एच की जो एज है वो 19 या 23 में वेरी करेगी। बी एच, बी एच, ठीक है। ये इक्वेशन काट दो अब। टू पर्सन टू पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में दो लोग पैदा हुए एंड वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। बी और ई के बीच में दो लोग पैदा हुए, तो ये अगर बी अगर ये है तो ई ये होगा, बी अगर ये है तो ई ये होगा, और ई जो है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में बॉर्न हुआ है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ ईयर में ई बॉर्न हुआ है, मतलब बी ये नहीं है, ई ये नहीं है, मतलब ये ई नहीं हो सकता, ये ई नहीं हो सकता। बी अगर ये है तो ई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1991, ये भी ई हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ई शायद पैदा हो सकता है। अगर बी ये है, एक दो दो का गैप है, दो लोग बिफोर, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई, इस ये दूसरी लाइन हो गई, बिटवीन बी और ई दो लोग हैं, मतलब ये बी हो सकता है। चलो ठीक है, मान लिए ये बी हो सकता है। और अगर बी यहाँ पे 1998, तो ई जो है वो इवन, तो ई तुम्हारा 2015 में भी पैदा हो सकता है। ई अगर बी ये है, बिल्कुल हो सकता है 2015 में भी ई पैदा हो सकता है, और एक दो 1985 में भी ई पैदा हो सकता है। तो इस लाइन से हमें उतना कुछ खास मिल नहीं रहा है, बस इतना समझ में आ गया कि बी और ई के बीच में दो लोग हैं, इतना हमें अब समझ में आ रहा है इस लाइन से, ठीक है। और ई जो है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में पैदा हुआ है, इतना भी हमें समझ में आया। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एफ। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो गई है, ई के पहले जो लोग पैदा हो रहे हैं, ई के पहले जो लोग पैदा हो रहे हैं बिफोर ई इक्वल्स टू आफ्टर एफ, इक्वल्स टू आफ्टर एफ। ये बहुत बड़ी बात यहाँ से पता चल रही है। जी की जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है बट लेस देन बी। जी की जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है बट लेस देन बी। मल्टीपल ऑफ 3 6 और 3 है और बी से छोटी है, तो ये जी हो सकता है या तो ये भी जी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड डी इज नीदर इवन नॉर प्राइम। ए और डी की जो एज का डिफरेंस है, ए माइनस डी, वो इवन भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। और सी की जो एज है वो ई की एज से ज़्यादा है। सी की जो एज है वो ई की एज से ज़्यादा है बट एफ की एज से कम है।
बट एफ की एज से कम है। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ से निकलने वाला है। सी की जो एज है मोर देन है ई की एज बट लेस देन है एफ की एज से। और ई के पहले जो लोग पैदा हुए थे, ई के पहले जो लोग पैदा हुए थे, एक मिनट यहाँ देख लो, सी की जो एज है वो ई की एज से ज़्यादा है बट नॉट लेस देन, सॉरी, बट नॉट लेस देन एफ एज। ठीक है, सी की एज जो है ई से ज़्यादा है और सी की एज कम भी नहीं होनी चाहिए एफ से, तो सी की एज एफ से भी ज़्यादा है और ई जो है वो एफ से बड़ा है, ई जो है वो एफ से बड़ा है। इन तीनों लाइन से हमें बहुत कुछ मिल गया। कैसे मिल गया अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बिफोर ई और आफ्टर एफ का एक कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ में यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, बी और ई के बीच में 2 का गैप है, बी और ई के बीच में 2 का गैप है और ई है ऑड, ई है ऑड। तो भाई सबसे पहली बात, 1998, क्योंकि ये वाला ईयर तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, ये वाला जो ईयर था, ये जो 2002 था, 2002 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, इसके पहले तो हम ई नहीं आ सकता क्योंकि 2018 में ई बॉर्न हो जाएगा, दो दो का गैप, 2018 में ई का ई बॉर्न हो जाएगा और ई ऑड नंबर में बॉर्न होना चाहिए, तो 2018 तो वैसे ही नहीं आएगा। अब इसके बाद वाले में देखो, इसके बाद वाले में देखो, 1 2 पैदा कब होगा, 1991, 1991 ई यहाँ पे पैदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऑड में पैदा हो रहा है, हाँ हो रहा है। और अगर बी की उम्र जो है वो 23 ईयर्स होगी, यहाँ पे बी अगर होगा 1 2, तो बी, तो ई जो पैदा होता है वो 2015 में पैदा हो जाता है, ई होता है पैदा 2015 में पैदा हो जाता है। और ऐसे में अगर ऊपर पैदा होगा तो ई फर्स्ट फर्स्ट नंबर में पैदा होता है और ई फर्स्ट नंबर में अभी पैदा नहीं हो सकता, ई फर्स्ट नंबर में भी पैदा नहीं हो सकता क्योंकि सी की जो एज है वो ई से ऑलरेडी ज़्यादा है, सी की जो एज है वो ई से ऑलरेडी ज़्यादा है। तो भाई, और सी की एज एफ से भी ज़्यादा है। और एक और लाइन, एक और लाइन, बिफोर ई इक्वल्स टू आफ्टर एफ, बिफोर ई, जैसे मैं मान लिया था 1 2, ई यहाँ पे पैदा हुआ था, ई एफ से ज़्यादा है, ई एफ से ज़्यादा है तो एफ यहाँ पे पैदा होगा, एफ, ई एफ से ज़्यादा है तो एफ यहाँ पे पैदा होगा। तो बिफोर ई के पहले, ई के पहले तो इतने सारे लोग बॉर्न हो गए हैं, एफ के बाद फिर यहाँ पे कोई भी बॉर्न नहीं होगा, है ना। ई के बाद इतने सारे लोग बॉर्न हो चुके हैं, एफ के बाद तो यहाँ कोई बॉर्न नहीं होगा, मतलब ई यहाँ पैदा नहीं हो सकता, ना ही यहाँ पे एफ पैदा होगा। अब यहाँ पे ई पैदा नहीं होगा, ना ही यहाँ पे एफ पैदा होगा, तो यहाँ पे फिर 1 2, तो यहाँ पे बी पैदा नहीं होगा, तो बी पैदा होगा यहाँ पे, बी पैदा होगा यहाँ पे। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे बना लेता हूँ, पर्सन कौन कौन कब क्या कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ई यहाँ पैदा नहीं होगा और बी ये होगा, ई ये होगा, ई यहाँ पे हो गया, ई से बड़ा सी है, सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे पैदा होगा, यहाँ पे एच पैदा हो गया, यहाँ पे एच हो गया। तो बिफोर ई के पहले कितना है, एक जन है, आफ्टर एफ भी एक होगा, तो एफ यहाँ पे पैदा होगा, एफ के बाद भी एक ही होगा। ये पोजीशन डिसाइड हो गई। और ए माइनस डी जो है, ए माइनस डी इवन ना ही इवन होगा ना ही प्राइम होगा, तो 11 और 26, 26 माइनस 11 15, इवन भी नहीं है ना ही प्राइम है। ए और डी की पोजीशन यही होगी, ए और डी की पोजीशन यही होगी, ए और डी की पोजीशन यही होगी। अब बचा अपना क्या, बचा जी, बचा जी, बचा जी। ठीक है दोस्तों, बन गया ये फिगर। इस फिगर को आई होगा, आपको समझ में आई होगा। ये फिगर, तो ये फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद सब बन जाता है, इसके बाद अब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अगर ज़्यादा वो हो तो मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 3 4
CEADHBABFG। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन अब यहीं से बनेगा। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ एफ की उम्र 6 साल, एंड पर्सन हु वाज बॉर्न इन 2002 मतलब 19 साल। 19 + 6 25 साल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर सी के पहले कितने पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हुज एज इज 11 ईयर्स। ये सी हो गया, 11 साल का ये हो गया। कितने लोग बॉर्न हुए? 1 2 3 4 लोग बॉर्न हुए। 62 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन? भाई यंगेस्ट कौन है? जी। 63 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए बॉर्न इन 1985, गलत। 2 persons वर बॉर्न बिटवीन एच एंड बी, गलत। एच और बी तो साथ ही है। एज ऑफ ई इज मल्टीपल ऑफ 7, ये भी गलत। सी इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल, सही। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी। 65th। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Who among the following does not belong to the group? चलो बना ही लो इसको भी। क्या क्या बोल रहा है? F, G, E और C और B। तो देख लेते हैं, इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। F का जो एज है, सबका एज देख लो। F का एज है 6। G का एज है कितना? G का एज है 3। F का एज है 6, G का एज है 3, E का एज क्या है? 30, C का एज है 36 और B का एज है 19। सब भाई 3 के मल्टीपल है 19 के अलावा। ऑप्शन नंबर ई एक एक्सेप्शन है। ई है जो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब 66 से 68, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कोडिंग दे दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वुड एक्विटेड सून 19 LG, ये करके कोडिंग है। ये सबको एक कोडिंग दे दिया हो गया, तो हमें इसका कोडिंग निकालना है। कोडिंग कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब हम देखते हैं इस कोडिंग के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वर्ड एक्विडेट सुन, हम लोग छोटा नंबर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो हमें निकालने में। 34 LM इसका कॉरस्पॉन्डिंग है 34 L और M। सून जो है वो 34 LM बनता है। इजोटी से S कितना हो गया? N 19। इजो 15 कितना हो गया? MN 14। ठीक है, अब ये सब नंबर आ कैसे रहे हैं? चलो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एक और देख लेते हैं। वुड भी ले लो। वुड का करस्पॉन्डिंग है 38। वुड का करस्पॉन्डिंग है 38। इसको कैसे लिख रहे हैं? 38 L और M। ठीक है, अब देखो 23 15 21 12 4। ठीक है, बचा है यहाँ पे
34 आ रहा है या 38 आ रहा है। अब एक बात बताओ, 19 + 15 कर लो, कितना आ रहा है? 34। 23 + 15 कर लो, कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। चलो देखते हैं, 2 में हो गया। क्या ये सबके लिए सच है या गलत है? और कोई छोटा सा वर्ड ले लो यार, ऐसे ही बड़े बड़े वर्ड्स, सब वर्ड का देख लो। इन्फोर्समेंट का देख लो, इन्फोर्समेंट, EN। 5 + 14 19, सही है। 4 + 9 13, हाँ बिल्कुल, सब में ऐसे ही बन रहा है। बाकी दूसरे कोड का देख लो, इंट्रोगेशन का देख लो, 9 + 14 दैट इज 23, बिल्कुल। हाँ भाई, तो हमारा एक लॉजिक समझ में आ गया। जो नंबर है वो है फर्स्ट लेटर प्लस सेकेंड लेटर। तो ये जो है पी यू जो होगा दोस्तों, वो होगा 37, 16 + 21, 37। तो 37 तुम्हारा बनेगा, इसमें तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसमें तो ये ऑप्शन 37 का कोई दिख नहीं रहा है मुझे। 60, 37, यहाँ 27 दिख रहा है, 37 तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो नन चले जाएगा, यहाँ पे नन चले जाएगा। पर और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं। 13FX, इसमें कुछ चेंज हो गया, ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलती हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 37 आ गया। अब हम देखते हैं दोस्तों, पूरा बनाते हैं ना, पूरा कोड भी क्रैक कर लेते हैं इसका, दिक्कत नहीं है। ये जो M है, ये जो M है, यहाँ पे देखो, ये M था, M की वैल्यू 13 है, ये 14 है। तो N और M जो है वो अपोजिट पेयर्स है, ठीक है। अपोजिट पेयर्स इन द सेंस दोनों के जो सम होते हैं वो 27 होते हैं। दोनों के सम, जैसे A और Z एक पेयर है, BY एक पेयर है, वैसे M और N भी एक पेयर है। और D वुड का देख लो, वुड का, ये W है ना, वुड का ये 38 FW है। D 4 था और W अपना 23 था, 23 + 4 27। मतलब ये अपोजिट लेटर्स है, ये अपोजिट लेटर्स है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है ना दोस्तों, ये ऑप्शंस में प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे नंबर पहले लिख दिया है, यहाँ नंबर पहले लिख दिया है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये जो FX है उल्टा लिख दिया है, पब्लिक का ये हो गया है और हेल्थ का ये हो गया है। पब्लिक का ये हो गया 37FX, ये पब्लिक का है, और 13VS ये हेल्थ का है। यहाँ टाइपिंग एरर के कारण ये क्या हो गया, उल्टा लिखा गया है दोनों वर्ड्स का। तो इसीलिए हम 37 से ही डायरेक्ट पकड़ लिए, 37 से ही हमने ऑप्शन नंबर B को पकड़ लिया है। बट ये उल्टा लिखा गया करके यहाँ पे मैं नन में चले गया हूँ, करके यहाँ पे मैं नन में जा चुका हूँ। बट पब्लिक का जैसे 37 आएगा, और C का अपोजिट होता है X हो गया, ठीक है, X हो गया। और ये जो बीच वाला नंबर है वो कैसे निकालेंगे हम? बीच वाले नंबर को कैसे निकालेंगे? जो भी वर्ड है, जो जैसे सून था, उसका बीच वाला वर्ड निकालना होगा। जो भी बीच वाला लेटर है, जो भी वॉवेल है, जो भी हाईएस्ट है, SO में हाईएस्ट वॉवेल कौन सा है? सून में O है। O का अपोजिट क्या होगा? L। वैसे WULD में, वुड में हाईएस्ट वॉवेल है U, ठीक है, हाईएस्ट वॉवेल है अपना, जैसे वुड था, इसका क्या था? 38FW, U इसमें हाईएस्ट है। U का अपोजिट क्या होगा? F हो गया, है ना। ये होता है 6, ये होता है 21, तो F हो गया। तो ये जो है, इससे आप देख लो, इसका भी निकाल लो। क्वेश्चन क्या था अपना? पब्लिक हेल्थ, तीनों लॉजिक क्लियर हो गए। P + U अपना 37 आ गया। हाईएस्ट वॉवेल कौन सा है? U का अपोजिट आपने निकाल ही लिया, F,
ठीक है। और सी का अपोजिट एक्स, 37 एफ एक्स आ गया। हेल्थ में एच और ई का सम निकालो, 13, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 + 5 13, एच ई ए एल टी एच ई, ई अपना हाईएस्ट हो गया, ई वी एक पेयर है, ई और वी पेयर हो गए। और ये हेल्थ, एच का अपोजिट एस एच हस, ठीक है। 13 वी, ये सबका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये टाइपिंग एरर के कारण अपोजिट में चले गया है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में चले गया। और अब देखो 9RR28VI, भाई 9 से ही सब पता लगा लो। 9 मतलब कितना होता है, जो भी इसका ऑप्शन चेक कर लो, पहले दूसरे का प्लस कर लो। 5 + 4, यहाँ पे 9 आ रहा है, ये भी 5 + 4, यहाँ भी 9 आ रहा है, ये आ रहा है 4 + 1 5 4, ये भी 9 नहीं आएगा, ये 9 नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में आप देखना है, इन दोनों में देखना है, आखिर की वैल्यू चेक कर दो, आखिर की वैल्यू। आर अपोजिट पेयर देखो, आर मतलब कितना होता है 18, 27 टी 9, 9 कौन सा होता है, आई होता है, बिल्कुल भाई। ऐसे करके आप ऑप्शन लगा लो आंसर, ये क्योंकि ये टी है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही लगा लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको पूरा लॉजिक बता दिया, आपको उतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लगा सकते हो ऑप्शन। जी और ई 7 5 12, 7 5 12 लगा दिए। अब देखो 12 वी एम ये लास्ट नंबर निकाल लो, एम एन का होता है अपोजिट एम, 12 -m, ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इनमें पहला ऑप्शन सेम ही है, इनमें पहला ऑप्शन सेम ही है, तो ये मत देखो, दूसरे ऑप्शन का देख लो पहला वैल्यू, दूसरे ऑप्शन का पहला वैल्यू देख लो। एल ओ ले 12 + 1 13 13, ये ऑप्शन नंबर सी, 68 का सी, खत्म। ऐसे करना पड़ता है दोस्तों शॉर्ट अपने क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन है, पर आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम 1 घंटा ही रखते हैं, ये सब क्वेश्चंस को कर लेंगे। आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लगा लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे आज के, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा ये सब वीडियो से दोस्तों। और ये दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं, ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट इस चैनल में मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि इतने अच्छे मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और मेरा वादा है, मैंने वादा आपसे किया है कि आपको मैं सब पढ़ाऊँगा। मैं इकलौता हूँ, लेकिन हाँ इतना दम रखता हूँ कि आपको एग्ज़ाम निकलेगा। और आपको कुछ भी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें भी जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों, चलो बाय बाय।